आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के इस चुनाव के दौरान आपने बयान सुने होंगे। तमाम उन्होंने बातें ऐसी कही हैं, अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन कोर्ट ने उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया। और प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर सहित जो तमाम लोगों ने दिल्ली दंगों में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, अगर वही भाषा का इस्तेमाल कोई विपक्ष का नेता या कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई जर्नलिस्ट कर देगा तो उसके खिलाफ NIA जैसी धाराएं लग जाएंगी। सोनम वांगचुक का उदाहरण हम लोग देख ही चुके हैं। सोनम वांगचुक सिर्फ लद्दाख की आज़ादी और अपने वहाँ के लोगों के हक हकूक़ के लिए शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उनको 150 से ज़्यादा दिन हो गए और NIA की धाराएं लगाकर उनको जेल के भीतर डाल दिया गया। अब जब बीजेपी के लोग उसी तरह की घटनाएं करते हैं तो कहते हैं जी देश के गद्दार और जो गोली मारो सालों को, ये कोई गलत शब्द नहीं है। आपने देखा होगा कुणाल कामरा वाले केस में क्या हुआ, तो जब वही गद्दार शब्द का इस्तेमाल कुणाल कामरा करते हैं तो उनके खिलाफ तमाम जगह FIR हो जाती हैं, कोर्ट में उनकी पेशी होती है। और जब वही काम बीजेपी के नेता करते हैं तो बीजेपी के नेताओं को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, जबकि विपक्ष के लोगों को कोर्ट में बार बार आकर पेशी होनी पड़ती है और तमाम लोग तो इस तरह के मामलों में गिरफ्तार भी हैं। ऐसे जो दो तरह के पैमाने हैं, ये कहीं ना कहीं कोर्ट की जो विश्वसनीयता है, कोर्ट के प्रति जो लोगों का भरोसा है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कोर्ट में जो बैठे हुए जज हैं, जिन्होंने संविधान की शपथ ली है, जिन्होंने आम जनता को न्याय दिलवाने की बिना भेदभाव के साथ शपथ ली है, आखिर वो लोग ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं? क्या वो लोग अपनी व्यक्तिगत मजबूरियों की वजह से बीजेपी के नेताओं को एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे रहे हैं, एक्स्ट्रा फ़ायदा दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों पे शिकंजा कस रहे हैं? क्योंकि अभी हालिया मौके पे हमने ऐसी कई घटनाएं देखी हैं जहां पे बीजेपी के नेताओं को फ़ायदा देते हुए कोर्ट की अदालतें भी साफ तौर पे नज़र आई हैं। जैसे तमाम जो और सरकारी एजेंसियां हैं, ये सब लोग तो आज़ाद हैं, ये सब लोग तो आज़ाद होकर इनको क्या है, दोहरा व्यवहार या दोहरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है कि ये लोग भी अब सरकार के पक्ष में ही कहीं ना कहीं घूमते हुए या उनकी तरफदारी करते हुए ही हमें दिख रहे हैं और विपक्ष के प्रति हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। ऐसी भाषा पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया है? अगर ये भाषा, इस तरह की भाषा प्रतिबंधित है, ऐसी भाषा हम लोग आम बोलचाल में नहीं कह सकते। ये संसद में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम तो उस भाषा को संसदीय मानते हैं जिसका संसद की रिकॉर्डिंग में जो भाषा इस्तेमाल की जाए, और जो भाषा संसद में इस्तेमाल नहीं की जा सकती है तो वो असंसदीय भाषा है और वो संगीन भाषा मानी जाएगी। अब इसी तरह का कुछ बयान जामिया में भी एक जो वाइस चांसलर हैं उनका भी इस तरह का कोई बयान आ रहा है। उनका ये कहना है कि चाहे इस देश में किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, किसी भी धर्म का व्यक्ति है, सबके अंदर महादेव का DNA है। तो ऐसी जो भाषाएं हैं और ऐसे जो बयानबाजियां हैं, आखिर क्या मजबूरी पड़ गई जो एक एजुकेशनलिस्ट को, वाइस चांसलर का तो इन सब चीज़ों से, धार्मिक बयानबाजियों से कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए। उनको तो सिर्फ शिक्षण और अध्ययन की बात करनी चाहिए। अब वो लोग भी अगर इस तरह की एक पॉलिटिकल बात करेंगे तो मेरे ख्याल से बड़े शर्म की बात है। तो क्या विचारधारा ये घुस गई है RSS की कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में? हर जगह इस बार 2024 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, इन लोगों ने खुल के एक काम तो कर दिया है कि परमिशन दे दी कि RSS के लोग अब सभी सरकारी महकमों में ऑफिशियली बीजेपी और RSS की तारीफ़ कर सकते हैं। ये एक बदलाव हमें पिछले 12 साल में देखने को मिला है कि पहले बीजेपी RSS के लोग सरकारी महकमों में खुल के बीजेपी का, RSS का और धार्मिक एजेंडों का पक्ष नहीं रखते थे, लेकिन अब वो लोग खुलकर सामने आ रहे हैं। जज जब RSS की शाखाओं में जाएंगे, जज जब खाकी नेकर पहनेंगे, काली टोपी पहनेंगे, तो उनकी सोच भी कलंकित होगी और उनके फैसले देने में भी भेदभाव नज़र आएगा। जज का काम होता है न्याय करना, और न्याय कैसे करता है जज? जज न्याय करता है दलीलों पर, सबूतों पर और गवाहों पर। लेकिन अब देखने में ऐसा आ रहा है कि जज भी पक्षपाती हो गए हैं।
तमाम जो संवैधानिक पदों पर जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो लोग भी पक्षपाती हो गए हैं। ये लोग भी आरएसएस और बीजेपी के फेवर में न्याय करने लगे हैं। तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम कॉलेज, तमाम जो शैक्षणिक संस्थान हैं, तमाम जो सरकारी संस्थान हैं, इन सभी जगह अब धर्म के नाम पर एक कह सकते हैं कि नफ़रत जो फैलाने का जो एक एजेंडा है वो एजेंडा चलाया जा रहा है। लेकिन जो संघ के लोग पार्कों में अपनी शाखाएं लगाते थे, अब वो शाखाएं इनकी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लगने लगी हैं, खुल के लग रही हैं। और तमाम जगह इस तरह के जो कार्यक्रम है वो सरकारी खर्चे पे हो रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज हैं, उत्तर प्रदेश की कई यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान की कई यूनिवर्सिटी है, जहाँ सरकारी खर्चे पर बीजेपी और आरएसएस के इस तरह के प्रोग्राम कराए जा रहे हैं, इस तरह के सम्मेलन कराए जा रहे हैं। और ऐसे सम्मेलनों में हिंसात्मक जो बयान होते हैं ना, जो भड़काऊ बयान है, वो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और ऐसे बयानों पर ना तो कोई कोर्ट के लोग संज्ञान ले रहे हैं, ना कोई पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है, ना कोई जांच एजेंसी संज्ञान ले रही है कि जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं जो कहती हैं भाई इस तरह के जो बयान हैं इनसे देश की एकता अखंडता को खतरा है। अगर कोई विपक्ष का नेता ऐसे बयान दे देता है तो देश की समृद्धता, एकता, अखंडता को खतरा हो जाता है। और बीजेपी का कोई व्यक्ति, आरएसएस का कोई व्यक्ति कितने भी भड़काऊ बयान दे, यादव वकील था जो कह रहा था, मुसलमानों कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल कर रहा था, उसके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो जज, वकील हो, आईएएस अधिकारी हो, एक अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी हैं, वो पश्चिम बंगाल में जाके कैसी बयानबाजियां कर रहे हैं, कैसे स्टंट कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्टंट, उनको खुली छूट मिली हुई है। इसी तरह के तरीके से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो एक पुलिस वाला है अनुज चौधरी, वो आए दिन इस तरह चल रहे थे, वो आए दिन इस तरह के बयान देता रहता है, वो कुछ ना कुछ इस तरह के शिगुफे छोड़ता रहता है। तो इन लोगों को सरकार ने आखिर किस बिना पे इतनी छूट दे रखी है? क्या इन लोगों ने किसी सरकार के लिए शपथ खाई है कि हम भाई सरकार के हिसाब से काम करेंगे? जबकि इन्होंने जो शपथ है वो शपथ इस बात की खाई है कि वो अपने पद का ईमानदारी से और जिम्मेदारी से निर्वहन करेंगे और उसमें ना कोई जाति का भेदभाव होगा, ना कोई धार्मिक भेदभाव होगा। क्योंकि हमारे देश में जितने भी सरकारी पद हैं सब लोग संविधान के अंदर आते हैं और सबको संविधान की जो मूल भावना है उसको देखते हुए इस तरह का काम करना चाहिए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सरकारी अधिकारी, प्रोफेसर, जज, वकील, ये सब लोग संविधान को आए दिन तोड़ते हुए नजर आ। ये लोगों का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो सरकार की तरफ हो गया है। और यही वजह है कि देश की जो सरकारी संस्थाएं हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही हैं। और जो देश की जो मूल भावना है, जो सब अनेकता में एकता की जो भावना है, सबको साथ लेके चलने की जो भावना है, वो धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। और इसका असर सीधा आम जनता पे पड़ रहा है। आम जनता के अंदर जो एक सामाजिक सौहार्द होता था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि आए दिन लड़ाई झगड़े जाति और धर्म के नाम पे हो जाते हैं। जब आप हिंदू की बात करते हो तो हिंदुओं के बीच में फिर फ़र्क क्यों करते हो? एक हिंदू मुस्लिम प्रकोष्ठ करके आरएसएस ने बनाया हुआ है, हिंदू, हाँ, तो उस मंच का जो संयोजक है, जो इंचार्ज है, वो इंद्रेश को बना रखा है, मोहन भागवत के नीचे है। और इंद्रेश का काम यही है कि जितनी तमाम जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हैं, शैक्षिक संस्थान हैं, तो यहाँ पे जाकर बीजेपी और आरएसएस का प्रचार करना। इंद्रेश ने तो बकौल जो एक शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, तो उनको ये भी बताया था कहीं बातचीत के दौरान कि उन्होंने पिछले 10 से 12 सालों में 2 लाख से ज़्यादा हिंदू लड़कियों की शादी मुसलमान लड़कों से कर दी। तो जब इस पे अभिमुक्तेश्वरानंद ने सवाल किया कि भाई ये इसको आप जिहाद नहीं कहोगे, लव जिहाद नहीं कहोगे, तो उनका ये कहना था साफ तौर पे कि हम इससे जो अपनी सनातन संस्कृति है उसको वापस ला रहे हैं। जब लड़की मुस्लिम घर में जाएगी तो वो हमारी सनातन संस्कृति का प्रचार करेगी। अब मान लीजिए ये तो इंद्रेश जी करवा रहे हैं, तो इसे आप सनातन संस्कृति का प्रचार बता रहे हैं। कोई स्वेच्छा से अगर हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के से शादी कर लेती है तो उसे लव जिहाद बताकर उसको आप एजेंडा बना देते हो, उस पर आप पुलिस पे एफआईआर कर देते हो, पूरे परिवार को प्रताड़ित करने का काम करते हो। हिंदू धर्म में ही ले लो, अगर कोई ब्राह्मण लड़की किसी दलित लड़के से शादी कर ले तो वहाँ ऑनर किलिंग जैसे केस देखने में आ जाते हैं।
और भी तमाम तरीके से जो लोग हैं आरएसएस के लोग वो उन्हें परेशान करते हैं। तो इस तरह की जो डिस्क्रिपेंसी समाज में हो रही हैं, जो इस तरह का भेदभाव समाज में हो रहा है, तो वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है कि आखिर बीजेपी आरएसएस पिछले 12 साल में देश को किस तरफ लेके गई है। क्योंकि एक तरफ तो जो तमाम जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, चाइना, अमेरिका, रूस और यूरोप जैसे, ये लोग आगे टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, और हम लोग पाषाण काल की तरफ, यानी कि जो पुराना ज़माना है उसकी तरफ जा रहे हैं।